एक नगर में धर्मचंद नाम के व्यापारी रहते थे। वो एक ईमानदार और सभी का ध्यान रखने वाले इंसान थे। छोटी सी उम्र में उन्होंने व्यापार शुरू किया और अब उनकी उम्र 60 साल के करीब हो गई थी। उनके पुराने साथी अभी भी उनके साथ काम करते थे। नई उम्र के लोग भी उनके साथ जुड़े हुए थे। वो लोग दूसरी जगहों पर जहाँ कहीं अच्छा सामान मिलता वहाँ से लाकर शहर में बेचते थे और उनका व्यापार काफ़ी अच्छा चल रहा था। उन लोगों का जीवन सुख और शांति से बीत रहा था। कोई किसी के साथ छल कपट या दुर्व्यवहार नहीं करता था। यही कारण था कि वो सारे ही लोग सुखी थे। एक दिन धर्मचंद अपने साथियों के साथ बैठकर बात कर रहे थे। उनके दिमाग में आया, क्यों न दूसरे राज्य में जाकर व्यापार किया जाए। धर्मचंद ने अपने मन की बात अपने साथियों से कही। ये विचार सभी को अच्छा लगा। बस फिर क्या था, दूसरे राज्य का नक्शा निकाला गया। नक्शा देखने पर मालूम हुआ कि उस राज्य में जाने का रास्ता वीरान रहता है। रास्ते में जंगल भी आता है और रेत के टीले और रेगिस्तान भी पड़ता है। चोर लुटेरे भी वहाँ रहते हैं जो आने जाने वाले लोगों का सामान लूट लेते हैं और कई बार तो व्यापारियों को जान भी गंवानी पड़ती है। लेकिन व्यापार करने वाले इन सब की परवाह कहाँ करते थे। बस फिर क्या था, यात्रा की तैयारी शुरू हुई। व्यापार का सामान, खाने पीने का सामान एक जगह जमा होने लगा। लकड़ी के बर्तनों में पानी भर कर सुरक्षित रखा गया। लंबी यात्रा की तैयारी चल रही थी। उस जमाने में रास्ते में कुछ नहीं मिलता था। जरूरत का सामान साथ में ही लेकर चलना पड़ता था। बोरियों में अनाज भरकर रखा गया। व्यापार का सामान भी जमा किया जाने लगा। उधर यात्रा की तैयारी चल रही थी। इधर कुछ नवयुवक कहने लगे, धर्मचंद तो अब बूढ़े हो गए हैं। ये लोग धीरे धीरे जाएंगे और वक्त बहुत लग जाएगा। क्यों ना हम अपना एक अलग दल बना लें। हमारे साथ जो लोग चलना चाहते हैं वह भी आ जाएं। व्यापार के हिसाब से कुछ लोगों को ये विचार अच्छा लगा और नवयुवकों ने अलग दल बना लिया। उनके साथ कुछ बुजुर्ग व्यापारी भी आ गए। जब सेठ धर्मचंद को ये बात मालूम हुई तो वो बोले, हर आदमी को अपने तरीके से व्यापार करने का हक है और अपनी जिंदगी जीने का हक है। अगर उन लोगों को लगता है कि वह जल्दी चले जाएंगे और अच्छा काम करेंगे तो जिसे जाना है उनके दल में वो जा सकता है, कोई बात नहीं। धर्मचंद की पत्नी सुमित्रा बहुत ही अच्छे स्वभाव की महिला थी। सभी लोगों का भला करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अगर किसी भी वक्त कोई मदद मांग लेता तो वो ना नहीं कहती। जब उन्हें ये बात पता चली तो उन्होंने धर्मचंद से कहा, आपको दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करने की क्या जरूरत है। इस उम्र में आप आराम करो। इस पर धर्मचंद बोले, तुम्हारी बात सही है, लेकिन जो दान धर्म तुम करती हो इसके लिए भी तो पैसे चाहिए। ठीक है, जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करो। धर्मचंद की 2 बेटियां थीं। दोनों की शादी हो चुकी थी। जिंदगी खुशी खुशी कट रही थी। कोई ऐसा पैसों का बड़ा काम उन्हें सामने नहीं था। इसलिए सुमित्रा ने कहा, हमें पैसों की ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुमको जो ठीक लग रहा है वैसा करो। धर्मचंद ने कहा, तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमारे व्यापार में बहुत से दूसरे लोग भी जुड़े हुए हैं। मेरे ही व्यापार के अनुभव से उन लोगों का रोजगार चल रहा है। ऐसे अचानक उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। धर्मचंद के दल में पुराने लोग भी थे जो धर्मचंद की उम्र के थे, उनसे कुछ ज्यादा उम्र के भी थे और नए लोग भी जुड़े हुए थे। धर्मचंद जहाँ भी जाते उनके साथ हमेशा उनके दल के लिए खाना बनाने वाले लोग होते थे। उनमें से एक मुखिया रसोइया जो काफी बुजुर्ग हो गए थे, वह बोले, धर्मचंद अब तुम किसी और को ढूंढ लो। मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ, मुझसे अभी सफर नहीं होता। ना जाने कितना वक्त लगे, कहीं तबीयत कुछ खराब हो गई तो परेशानी सबकी हो जाएगी रास्ते में। लेकिन धर्मचंद और उनके साथी कहने लगे, महाराज आपके बिना तो हम सब भूखे ही रह जाएंगे। आप कुछ मत करना, बस जो नए लड़के खाना बनाते हैं सिर्फ आप
इनको बताना कि क्या बनाना है और कैसे बनाना है। आपके बिना तो हमारी सवारी जाने की सोच भी नहीं सकती। और आप भले चंगे हैं, आपकी तबीयत क्यों खराब होने लगी भला? इस पर रसोइया महाराज बोले, ठीक है, जैसा तुम लोग कहो, अब क्या कर सकता हूँ। जब नहीं मान रहे हो तो चलना ही पड़ेगा। इस पर सब लोग खुश हो गए कि सफर की थकान में कम से कम खाना तो अच्छा मिलेगा। यात्रा की तैयारी हो गई। सामान बैलगाड़ी पर लादा गया। लकड़ी के बर्तनों में पीने का पानी भर कर रखा गया। खाने का सामान और जरूरत की सारी चीजें बैलगाड़ियों पर रख दिया गया। साथ में 2 गाय और उनके बछड़े भी चल रहे थे। उनका खाना और चारा 2 बैलगाड़ियों पर रखा गया। हर बैलगाड़ी पर रोशनी के लिए लालटेन लटकी हुई थी। लकड़ी के बर्तनों में भरे हुए पानी और बोरियों में खाने पीने का सामान के साथ जब दर्जनों बैलगाड़ियां और उसमें बैठे लोग खुशी खुशी यात्रा पर निकले, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेला जा रहा हो। एक के पीछे एक बैलगाड़ियां और उसमें बैठे लोग। नगर से निकलते समय नवयुवकों का नया दल भी साथ में निकला। इस नए दल में भी कुछ बड़ी उम्र के लोग थे। कुछ दूर चलने के बाद नया दल आगे निकल गया। नक्शा उनके पास भी था। एक गांव के बाद दूसरा गांव, एक शहर के बाद दूसरा शहर पार करते हुए धर्मचंद और उनके साथी आगे बढ़ रहे थे। आखिरी गांव आने पर उन लोगों ने खाली पानी का बर्तन फिर से भर लिया और जो आवश्यक चीजें थी वो भी खरीद ली। धर्मचंद ने कहा, वो नया दल तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस पर बाकी लोग बोले, वो लोग तो जल्दी आगे चले गए, अब तक तो काफी दूर पहुंच गए होंगे। सेठ धर्मचंद बोले, उन लोगों को यहाँ रुकना चाहिए था। आगे जाकर जंगल का सफर शुरू हो जाएगा और वहां ना तो रुक सकते और ना ही कोई सामान मिलेगा। उसके आगे रेगिस्तान भी आएगा। चलो कोई बात नहीं। यात्रा ठीक चल रही थी। कुछ दिनों बाद अचानक सामने छोटा सा जंगल आया। आगे जाने पर उसके आगे रेगिस्तान शुरू हो रहा था। वहां कुछ दूरी पर 2-4 घर दिख रहे थे, लेकिन लोग नहीं थे। थोड़ा आगे जाकर गर्म हवा चलने लगी। हर तरफ रेत ही रेत नजर आ रही थी। तभी सामने से कुछ लोग आते दिखे। उन लोगों ने बड़े आदर से धर्मचंद से कहा, आप लोग कहीं दूर से आ रहे हैं क्या? थके हुए लगते हैं। पास में हमारा गांव है, वहां मीठे पानी की बावड़ी भी है। कुछ देर रुककर आराम कर लीजिए। आप अपने पानी के बर्तन खाली कर लो और ताजा पानी भर लो। फलों का पेड़ भी है, फल खाकर आप लोग आराम कर सकते हैं। धर्मचंद ने कहा, नहीं भाई, आपने जो कहा उसके लिए धन्यवाद। आपने आराम करने के लिए पूछा, यह भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम रुक नहीं सकते। देर हो चुकी है और हमको जल्दी जाना है। समय पर पहुंचना जरूरी है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना कहकर धर्मचंद आगे चले गए। अब उनके दल के कुछ नवयुवकों को गुस्सा आने लगा। वो लोग कहने लगे, सेठ जी, आप क्यों नहीं रुके? वो कितने अच्छे लोग थे। इस पर धर्मचंद बोले, अरे भाई, धीरज रखो, हमेशा मेरे साथ आते हो, पहली बार तो नहीं आए हो। इतने में फिर कुछ लोग सामने से आते दिखे। वो बोले, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? बड़े थके हुए लगते हैं। यहाँ पास में ही एक कुआं है, चलिए पानी भर लीजिए और पेड़ भी है, थोड़ा उसकी ठंडी छांव में आराम कर लीजिए। धर्मचंद ने उन्हें भी धन्यवाद दिया और कहा, नहीं भाई, हमें बहुत देर हो चुकी है। अगर विश्राम के लिए रुकेंगे तो देर हो जाएगी। हमें समय पर पहुंचना है। इतना कहकर वो लोग आगे बढ़ गए। अब नवयुवकों को और गुस्सा आ गया। वो लोग बोले, सेठ जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? अभी क्यों आपने मना कर दिया? पास में ही कुआं था, थोड़ा आराम कर लेते। आपको क्या हो गया है? धर्मचंद ने कहा, वह सब लुटेरे थे। यहाँ तुम लोगों को कहीं पानी नजर आ रहा है? रेत ही रेत है। इस रेगिस्तान में कुआं कहाँ होगा? और अगर है भी तो वो कितनी दूर होगा?
हमें यहाँ के रास्ते मालूम नहीं है, नक्शे के सहारे चल रहे हैं, रास्ता छोड़कर कहीं और जाना ठीक नहीं होगा। हमेशा यह बात ध्यान में रखना। अब उन लोगों की समझ में बात आ गई थी। सारे शांत होकर बैठ गए। धर्मचंद ने कहा, चलो थोड़ा खाने का सामान और पानी निकालो, नाश्ता किया जाए। ध्यान रखना, व्यापार के लिए कहीं जाते समय अपने रास्ते से भटकना मत, उसमें समय भी बर्बाद होगा और हम उन लोगों को जानते भी नहीं हैं कि वो कौन लोग हैं। हमारे पास खाने पीने का काफ़ी सामान है, हमें किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं है। हम लोग गांव से सारा इंतजाम कर कर निकले थे, थोड़ा बहुत कुछ कम भी पड़ गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सारे लोगों ने थोड़ा नाश्ता किया, पानी पिया और खुशी खुशी आगे चलने लगे। कुछ आगे जाने पर रास्ते के किनारे उन्हें कुछ बिखरा हुआ सामान दिखाई दिया। टूटी हुई बैलगाड़ी नजर आई और यहाँ वहाँ कुछ लोगों की अस्थियां भी पड़ी हुई थीं। ऐसा लग रहा था सामान उस नए दल वालों का था जो आगे निकल गए थे, अलग दल बनाकर। अनुभव ना होने के कारण वो लोग लुटेरों की बातों में आ गए थे। लुटेरों ने उनका पानी का बर्तन खाली करा दिया था और सारा सामान छीन कर चले गए थे। खाना और पानी ना होने के कारण उस रेगिस्तान में वो सारे ही लोग खत्म हो गए। यह सब देखकर सारे लोग दुखी हो गए। अब उन लोगों को बुजुर्ग धर्मचंद की बातें समझ में आने लगी। कभी उन लोगों ने दूसरे राज्य में जाकर व्यापार करने का सोचा नहीं था। यह पहली बार था। उन लोगों को आसपास के शहरों का ही अनुभव था। धर्मचंद ने कहा, किसी भी काम को करने के लिए खाली जोश से काम नहीं चलता, अनुभव और बुद्धिमानी भी होनी चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अनुभव जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। ईमानदार और अनुभवी लोगों की बातें किसी खजाने से कम नहीं होती। अगर अच्छे लोगों का साथ और सीखने का मौका मिले तो खुशकिस्मती समझना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अनुमान, 4 दोस्त और हाथी की कहानी। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों ही देख पाने में बचपन से ही असमर्थ थे। सिर्फ अनुमान से ही वो हर काम करते थे। एक बार गांव में हाथी आया। चारों ने सोचा, हाथी कैसा होता है, चलो पता करते हैं। चारों दोस्त हाथी के पास गए और अनुमान लगाने लगे कि कैसा होगा। एक ने हाथी की पूंछ पकड़ी, एक ने हाथी के कान, एक ने हाथी के पैर पकड़े और एक ने उसका पेट। चारों देख पाने में असमर्थ थे और अपना अपना अंदाजा लगाने लगे। एक ने कहा, अरे हाथी तो सूप की तरह होता है। उसने हाथी का कान पकड़ रखा था और उसे लगा कि हाथी का आकार सूप की तरह होता है। दूसरे ने कहा, अरे नहीं, हाथी तो खंभे की तरह होता है, क्योंकि उसने हाथी का पाँव पकड़ रखा था। एक ने कहा, अरे तुम लोगों को समझ में नहीं आता, हाथी रस्सी की तरह होता है, क्योंकि उसने हाथी की पूंछ पकड़ रखी थी। इस पर चौथे ने कहा, तुम सब गलत हो, हाथी दीवार की तरह होता है, क्योंकि उसने हाथी का पेट पकड़ा हुआ था और उसे लगा कि हाथी दीवार की तरह होता है। अब इस बात को लेकर वो चारों आपस में लड़ने लगे कि तुम गलत हो, मैं सही हूँ। चारों की लड़ाई आपस में मारपीट तक पहुँच गई। इतने में वहाँ से एक सज्जन गुजरे। उनकी लड़ाई देखकर वो बोले, भाई क्या हुआ? उन लोगों ने कहा कि ये हाथी ऐसा है वैसा है। तब उस भले मानस को सब समझ में आ गया। उसने कहा, भाई तुम सब अनुमान लगाकर झगड़ा कर रहे हो, जबकि सच्चाई तो कुछ और है। हाथी असल में ऐसा दिखता है। अब जाकर उन चारों को समझ में आया कि वो जो समझ रहे हैं और जो सोच रहे हैं वो तो सिर्फ एक अनुमान है। मॉरल ऑफ द स्टोरी, अज्ञानी लोग अपनी कमियां न देखकर बस अनुमान लगाते हैं और उसे सही साबित करने की कोशिश करते हैं। कभी किसी की कही सुनी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके बारे में खुद जानकारी ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। विद्यासागर काफ़ी दिनों से बकरी खरीदने की सोच रहा था।
उसके बच्चे को बकरी का दूध पसंद था, लेकिन वो इतने पैसे जमा नहीं कर पा रहा था कि बकरी खरीद ले। आखिरकार एक दिन उसने बकरी खरीदने का प्लान बना ही लिया। पास के बाजार में जाकर उसने बकरी खरीदी। बकरी काफ़ी अच्छी थी। वो खुशी खुशी उसे लेकर घर की तरफ चल पड़ा। उसी बाजार में कुछ चोर और ठग भी घूम रहे थे। उनमें से एक ने विद्यासागर को बकरी खरीदते देखा। उसके मन में आया कि कैसे इस बकरी को चुरा लिया जाए। उसने अपने साथियों को इकट्ठा किया और योजना बनाने लगा। इधर विद्यासागर खुशी खुशी अपनी बकरी को लेकर घर जा रहा था। तभी एक ठग सामने से आया और बोला, अरे भाई, इस कुत्ते को लेकर कहाँ जा रहे हो? विद्यासागर ने सोचा ये मजाक कर रहा है। उसने हंसते हुए कहा, घर जा रहा हूँ, और उसने बकरी को उठाकर कंधे पर रख लिया। वो थोड़ी दूर ही चला था कि दूसरे ठग ने आकर कहा, भाई, इस कुत्ते को कहाँ उठाकर ले जा रहे हो? अब विद्यासागर सोच में पड़ गया। फिर भी उसे अपने पर भरोसा था। उसने कहा, भाई, ये क्या कह रहे हो? ये कुत्ता नहीं, बकरी है। इस पर उस ठग ने आश्चर्य से उसे देखा और चला गया। लेकिन अब विद्यासागर थोड़ा परेशान हो गया। फिर भी उसने उसकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। वो थोड़ी ही दूर गया था, तभी सामने से तीसरा और चौथा ठग आते दिखे। पास आकर उन लोगों ने कहा, भाई, इस कुत्ते को कंधे पर उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? अब विद्यासागर को गुस्सा आ गया। वो बोला, इतनी अच्छी बकरी दिखाई नहीं दे रही, बकरी को कुत्ता बोलते हो? इस पर दोनों ठग बोले, भाई, जो नजर आ रहा है वही हमने बोला। इसे लेकर जाओगे तो लोग क्या कहेंगे? वैसे जा कहाँ रहे हो? विद्यासागर ने कहा, घर जा रहा हूँ, वो सामने ही मेरा गांव है। इस पर दोनों ठग बोले, अरे, लोग क्या कहेंगे? यही सोचकर हमने बता दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। कुत्ता कौन कंधे पर उठाकर ले जाता है? नाराज क्यों होते हो? तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर दोनों ठग आगे निकल गए। अब विद्यासागर सोच में पड़ गया, इतने लोग गलत क्यों बोलेंगे? मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं। बकरी खरीदने की ऐसी जल्दी थी कि मैं कुत्ता खरीद लाया। अब घर जाकर क्या कहूँगा? गांव वाले भी हंसेंगे। ये सब सोचता हुआ विद्यासागर उदास मन से उस बकरी को वहीं रास्ते में छोड़कर घर चला गया। उसके जाते ही उन चारों ठगों ने बकरी पकड़ ली और खुशी खुशी चले गए। ऐसे लोग कहीं भी मिल जाएंगे जो अपने फायदे के लिए सही को गलत साबित कर देंगे। मॉरल ऑफ द स्टोरी, किसी की भी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जो इंसान कभी हमारी मुसीबत में काम आया हो, उसकी बातों पर फिर भी ध्यान दो। हर किसी की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।